प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। कोरोना महामारी के चलते स्कूल नहीं लग पा रहे हैं और निश्चित रूप से हम बहुत बड़े व्यवधान में हैं। तो सरकार की योजना के अंतर्गत एक ऑनलाइन वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो बच्चों, आज हम लोग हिंदी में पढ़ने वाले हैं। 9th, 10th और 11th, 12th सबके लिए बहुत उपयोगी है ये विषय, हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। ये 9th, 10th, 11th, 12th चारों कक्षाओं के लिए उपयोगी है। साथ में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये बेहद उपयोगी है। अब पद्य साहित्य हिंदी में दो प्रकार से चीज़ें बटी हुई हैं, एक गद्य और पद्य। तो सबसे पहले चूंकि लोग कविताएं कहते थे इसीलिए पद्य आया और उसके बाद गद्य आया। तो गद्य साहित्य का एक लंबा चौड़ा इतिहास है और ये प्रत्येक कक्षा में मिलता है। तो हम इसको याद तो करें ही, साथ में हम इसको समझें कि किस तरह से एक इतिहास की गढ़ा गया है। तो हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास 4 वर्गों में बटा हुआ है। मोटा मोटा 4 वर्ग है: आदिकाल, भक्तिकाल, प्रीतिकाल और आधुनिक काल। इस तरह से ये 4 वर्गों में बटा हुआ है। जैसे आदिकाल है, मध्यकाल और आधुनिक काल। कोई चीज़ की शुरुआत होती है, वह मध्य में जाता है और उसके बाद वह मॉडर्न हो जाता है। तो जैसा मैंने यहाँ पर स्पष्ट किया हुआ है, ये आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। मध्यकाल को हम 2 भागों में बांटते हैं, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भी हम भक्तिकाल कहते हैं और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहते हैं। यानी मध्यकाल का पूर्वी हिस्सा, यानी मध्यकाल की जो शुरुआत है वो भक्तिकाल में आती है और जब मध्यकाल उत्तर अवस्था में गया, समाप्ति की ओर गया, तो वो रीतिकाल में आ गया। रामचंद्र शुक्ल ने, हमारे हिंदी साहित्य के बेजोड़ साहित्यकार हैं, गद्यकार हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने जो नाम दिया है वो जैसे मोटा मोटा 4 काल हमने बांट दिया, जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं। और इस प्रकार से ये वीरगाथा काल के रूप में भी फेमस है। अब ये चूंकि साहित्य कब से आया, कब से इसकी शुरुआत हुई, बड़ा प्रश्न चिन्ह विद्यार्थियों के मन में उभरते हैं। तो विद्यार्थियों, आदिकाल की जो समय सीमा है, ये बहुत बार परीक्षा में पूछी जाती है कि आदिकाल कब से शुरू हुआ। तो आदिकाल की जो समय सीमा है, मोटी मोटी जो रामचंद्र शुक्ल का इतिहास प्रामाणिक इतिहास है और उसके अनुसार यदि हम इनका जो तय करें कि इनका समय क्या होगा आदिकाल का, तो आदिकाल का जो समय है वो होता है 1050 से 1375। इसके बाद हम चलते हैं आदिकाल के बाद भक्तिकाल। भक्तिकाल का जो समय है वो है 1375 से 1700। और इसके बाद रीतिकाल की तरफ चलते हैं, तो रीतिकाल का जो समय है वो है 1700 से 1900। और अंत में आधुनिक काल को देखते हैं, तो आधुनिक काल का जो समय है वो है 1900 से अब तक। प्यारे बच्चों, ये समय पूरा का पूरा जो है संवत में है, विक्रम संवत में है। और संवत जो ईसवी सन, इससे 57 साल अधिक होता है। तो इस तरह से संवत में हमने कर लिया इसको। 250 से 1375 संवत, संवत 1375 से 1700,
संवत 1700 से 1900, संवत 1900 से अब तक। इस प्रकार से ये चारों काल बटे हुए हैं। मैं थोड़ा आपको इन सब के बारे में बता देता हूँ किस प्रकार से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब सबसे पहले आदिकाल की बात करें तो आदिकाल क्या है? साहित्य होता क्या है? साहित्य समाज की जो वृत्तियां हैं, समाज की जो आदतें हैं, उनका एक लिखित वर्णन साहित्य होता है। चित्त वृत्तियां होती हैं समाज की, जनता की चित्त वृत्तियां, जैसा रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, वो इतिहास होता है। तो आदिकाल में किस प्रकार से इतिहास, आदिकाल क्यों आया, आदिकाल में स्थितियां क्या थीं, उसकी क्या विशेषताएं थीं आदिकाल की, तो इन सब चीज़ों पे विचार करें तो सबसे पहली बात उभर के आती है कि आदिकाल में होता क्या था। उस समय राजाओं का बड़ा बोलबाला था और राजा एक दूसरे से युद्ध करते थे और युद्ध में अपनी वीरता साबित करते थे। और राजाओं के यहाँ कुछ कवि रहते थे और कवि उनकी प्रशंसा में बड़ी बड़ी कविताएं लिखते थे। और ये राजा अपनी आन मान शान के लिए, अपने बड़प्पन के लिए, अपने, और ख़ास तौर से ये जो युद्ध लड़े गए वो नारियों के लिए लड़े गए, आपस में लड़ जाते थे। नायिकाओं को पाने के लिए आपस में युद्ध करते थे और अपने आन के लिए, अपने मान के लिए, अपने सम्मान के लिए वो युद्ध करते थे। और इसमें जो उनके कवि थे, जो भाट कहलाए, क्योंकि वो योद्धा भी थे और कवि थे। चूँकि वे योद्धा भी थे और कवि भी थे, इसीलिए उनको भाट भी कहा गया, भाट। तो इस तरह से उनके आदिकाल में श्रृंगार का वर्णन बहुत हुआ है। तो इस तरह से 3-4 इनकी विशेषताएं कह सकते हैं कि आदिकाल में ये चीज़ें होती थी। तो जो कवि थे, कवि अपने राजा का वर्णन करते थे, अपनी राजा की वीरता का वर्णन करते थे। कवि अपने राजा की वीरता का वर्णन करते थे, बढ़ा चढ़ा कर करते थे। राजा की वीरता का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर करते थे, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन होता था। है ना? यानी इसको कह सकते हैं कि वो अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन होता था। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें थी। राजा आपस में युद्ध करते थे, तो ये आदिकाल उस तरह से निकल गया। श्रृंगार का वर्णन होता था, श्रृंगारिकता थी। अच्छा, इसमें राष्ट्रीय भावना का अभाव था। कोई राष्ट्र के लिए नहीं लड़ता था, अपने देश के लिए नहीं लड़ता था, बल्कि वो स्वयं के लिए लड़ता था। इसलिए राष्ट्रीय भावना का इसमें अभाव है। तो चूंकि थोड़ा समय कम है, इसीलिए बहुत संक्षेप में मैं आपको समझा रहा हूँ। अगले लेक्चर में मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाऊंगा। इस तरह से आदिकाल है। अब आदिकाल की ये सारी चीज़ें से मुक्ति पाने के लिए क्या करें? युद्धों का वर्णन था, युद्ध होते थे, बेचैनी होती थी, राजा एक दूसरे के लिए, अपने अस्तित्व के लिए लड़ते थे और जनता भी हताश हो गई थी, निराश हो गई थी। तो इससे मुक्ति पाने के लिए जनता के पास क्या तरीका था, राजाओं के पास क्या तरीका था? तो फिर भक्ति आई। फिर उनको एकमात्र स्थान मिला कि नहीं, अब इस तरह के युद्धों के काल से बचने के लिए अपनी झूठी शान को दिखाते थे राजा, उससे उबरने के लिए क्या करना चाहिए? तो भगवान की शरण में गए, इसीलिए भक्ति काल कहा गया। तो भक्ति काल का छोटा सा वर्णन मैं आपको कर देता हूँ। आदिकाल के बाद भक्ति काल आता है और भक्ति काल भी मैं छोटा सा आपके सामने इसका वो रख रहा हूँ कि भक्ति काल किस प्रकार से विभक्त है। तो भक्ति काल में 2 प्रकार की धाराएं चलती थी। और एक बात ये भी ध्यान रखना कि ये स्वर्ण युग है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है इसको। हिंदी साहित्य का
हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है ये। ये प्रश्न बहुत आता है परीक्षा में। तो भक्ति काल दो प्रकार से विभाजित है, सगुण भक्ति धारा और निगुण भक्ति धारा। जो भगवान को साकार समझते थे, उनकी पूजा करते थे, उनको अगरबत्ती लगाते थे, उनके मूर्ति पूजा करते थे, तो वो सगुण भक्ति में आए। और जो भगवान का स्वरूप नहीं, उनको भगवान को निराकार मानते हैं, भगवान का कोई आकार नहीं है, वो निराकार है, वो अदृश्य है, वो महसूस कर सकते हैं। तो इस तरह की जो भक्ति थी वो निर्गुण धारा के अंतर्गत आती है। सगुण धारा भी दो रूपों में विभक्त हो गई। एक हो गया राम भक्ति शाखा, राम भक्ति धारा में, और कृष्ण भक्ति धारा। ये दो शाखाओं में, ये जो सगुण भक्ति धारा है ये दो शाखाओं में है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। इसी प्रकार से निर्गुण भक्ति धारा भी दो रूपों में विभक्त हो गई। एक संत काव्य और एक सूफी काव्य। राम भक्ति धारा के जो कवि थे वो राम को इष्ट मान के राम की रचनाएं करते थे। कृष्ण भक्ति शाखा के लोग कृष्ण को इष्ट मानकर कृष्ण संबंधी और कृष्ण को इष्ट देवता मानकर कृष्ण की रचनाएं करते थे। उसी प्रकार संत काव्य में जो संत थे वो इसको ईश्वर को निराकार मान के संत काव्य में इसका वर्णन किया है। सूफी काव्य का मुख्य तत्व प्रेम है और प्रेम को मुख्य तत्व मान के वो इसका वर्णन करते हैं, प्रेम को ही ईश्वर मानते हैं सूफी काव्य धारा वाले। अब राम भक्ति शाखा के मुख्य कवि कौन से हैं, प्रश्न ये भी उठता है। तो राम भक्ति शाखा के आप लोग सब जानते होंगे, रामचरित जो तुलसीदास जी हैं वो इसके मुख्य कवि या प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। तुलसीदास जी प्रतिनिधि कवि के रूप में माने जाते हैं। तो प्रतिनिधि कवि कौन से हैं, तो तुलसीदास जी हैं, ये प्रतिनिधि कवि हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि आप लोग सब जानते होंगे, सूरदास जी हैं। संत काव्य के प्रतिनिधि कवि कौन से हैं, तो कबीरदास जी का नाम आता है इसमें। और सूफी काव्य के जो प्रतिनिधि कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, ये मुख्य इसके प्रतिनिधि कवि हैं। अब इन प्रतिनिधि कवियों की प्रतिनिधि रचनाएं भी हैं, तो उनको भी बता देता हूं। जैसे तुलसीदास की आप लोग सब जानते होंगे, रामचरितमानस इनकी मुख्य प्रतिनिधि रचना है। इस प्रकार से सूरदास जी की सूरसागर इसकी प्रतिनिधि रचना है। कबीरदास जी ने साखी, सबद, रेमेनी, है ना, बहुत कुछ लिखा है, लेकिन ये सब धर्मदास जी ने, इनके शिष्य ने उसको एक बीजक के रूप में समाहित करके, तो इनकी जो है बीजक के रूप में एक रचना इनकी जो है समाहित हो गई, जिसमें साखी, सबद, रेमेनी तीनों शामिल हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत, ये इनकी प्रतिनिधि रचना है। तो इस प्रकार से ये हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है ये पूरे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। और इसके बाद क्रमशः रूप से रीतिकाल और आधुनिक काल भी आता है। तो इन सारे कवियों की वैसे बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन ये प्रतिनिधि कविताएं या रचनाएं इनकी रखी गई हैं। और बहुत सारे कवि हैं इन युगों में, लेकिन अब आगे के लेक्चर में अपन इसको और विस्तार से समझेंगे। तब तक के लिए प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार।